मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में जो बात की है अभी तक, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले पाषाण, ठीक है। पाषाण के बाद सैंधव, सैंधव के पश्चात वैदिक, वैदिक काल, वैदिक के बाद महाजनपद, फिर मगध का उत्कर्ष। हम लोग ये पूरा देख चुके हैं। और जब मगध के उत्कर्ष की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या है मगध के उत्कर्ष में, कि मगध के उत्कर्ष के पश्चात मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है नंद वंश को पराजित करने के पश्चात, तो ये देखा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के समय मगध शायद अपनी शक्ति के चरम पर था, ठीक है। क्योंकि इसी मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और फिर एक ऐसा शासक आता है जिसकी महानता के विषय में हम लोग आज भी बात करते हैं, अशोक महान। क्योंकि यहीं से मगध और पाटलिपुत्र संपूर्ण भारत की सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आज हम लोग आज की क्लास में जो बात करेंगे वो हम लोग इसी मौर्य वंश की बात करेंगे, ठीक है। ये देखा जाए कि मौर्य शासकों ने कैसे नंद वंश को हटा करके मगध पर विजय प्राप्त की, और इनकी जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं और इन शासकों की उपलब्धियां क्या हो सकती हैं, कैसे एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था प्रणाली या व्यवस्था हम लोग मौर्य साम्राज्य में देखते हैं कि एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रणाली जिसकी हम तुलना आज से भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मौर्य वंश, और मौर्य वंश के क्या स्रोत, ठीक है। जब हम कभी भी प्राचीन इतिहास में बात करें तो प्राचीन इतिहास में जब स्रोत की बात आती है तो वहां पर दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक, और दूसरा स्रोत आ जाता है पुरातात्विक, ठीक है। साहित्यिक से तात्पर्य उस समय के लिखित साक्ष्य, ऐसी जो पुस्तकें इत्यादि हों। पुरातात्विक यानी अभिलेख इत्यादि जो पाषाणों पर लिखे गए, ठीक है। क्योंकि अशोक के अधिकतर सोर्स हमको कहां से मिलते हैं, वो यहीं से हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने मौर्यों के विषय में बहुत सी जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक साक्ष्य की बात करें। साहित्यिक स्रोत में ये देखिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनमें मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसमें हम लोग मौर्य साहित्य की बात करते हैं। अब देखिए मुद्रा राक्षस में है क्या, इसमें कौटिल्य की योजनाओं का वर्णन है। जैसे जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो ये कहते हैं महापद्मनंद के दरबार में कौटिल्य गए थे, चूंकि बहुत कुरूप थे लेकिन विद्वता थी। उनकी कुरूपता की वजह से महापद्मनंद ने कौटिल्य को बड़ा बेइज्जत किया और दरबार से भगा दिया। उसी दिन कौटिल्य ने शपथ खाई कि जब तक हम नंद वंश का विनाश नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो महापद्मनंद के दरबार से वापस फिर तक्षशिला की ओर जा रहे थे। उसी समय विंध्य पहाड़ियों में कहीं एक बच्चा मिला जो राजकीलम नामक एक खेल रहा था। उनको उस बच्चे में लगा कि इसमें राजत्व के कुछ गुण हो सकते हैं। उन्होंने उस बच्चे को 1000 मुद्रा दे करके उसके मम्मी पापा को ले लिया, और जब बच्चे को ले लिया और उसको अपने साथ लेके तक्षशिला गए, वहां उसे हर प्रकार की विद्या दी।
ये वही बच्चा था जो बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना। ठीक है, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक सारी शिक्षाएं दी। तो इसमें उन्हीं योजनाओं का है कि कौटिल्य ने कैसे एक योजना को क्रियान्वित किया और योजना को क्रियान्वित करने के बाद नंद वंश को सत्ता से हटाया। ठीक है, विषाद दत्त की मुद्रा राक्षस पर एक टीका है घुंडीराज का, यहां से भी हमको इसकी बात पता चल जाती है। ठीक है, दूसरा है मेगस्थनीज, इनकी इंडिका, यहां से हमें पूरी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिल जाती है। बौद्ध और जैन ग्रंथ, क्योंकि दोनों धर्मों का उदय हो चुका था, दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं इन शासकों की भी रुचि किसी न किसी की रहती थी, प्रश्रय भी दिया धर्मों को, और जब प्रश्रय दे रहे हैं तो स्वाभाविक है उन धर्मों से रिलेटेड जो भी बुक लिखी जाएगी धार्मिक चीजें रहेंगी, लेकिन जिस शासक ने उस धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया हो उस शासक का उल्लेख उसमें जरूर रहेगा, उस शासक की कुछ योजनाओं का भी उल्लेख हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। ठीक, और विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीका, विष्णु पुराण में भी मौर्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो हमें फायदा मिलता है उसमें क्या है, इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से हम लोग प्रशासन के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रशासन, फिर आती है पतंजलि का महाभाष्य। इस महाभाष्य में पतंजलि ने क्या किया है, चंद्रगुप्त की राजसभा का वर्णन किया है, कैसी थी, क्या था, कैसे लोग रहते थे, इसका। ठीक है, फिर कश्मीर में क्षेमेंद्र, एक बुक आती है बृहद कथा मंजरी, ठीक है, बृहद कथा मंजरी, और सोमदेव की, यही के है कश्मीर के ही सोमदेव, कथा सरित सागर। ठीक है, कथा सरित सागर। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सोर्स क्या आ जाता है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में देखा जाए पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक से स्रोत में जो सबसे पहले है वो है अशोक के अभिलेख, लगभग 40 अभिलेख, सॉरी। ठीक है, अशोक के लगभग 40 अभिलेख। दूसरा रुद्रदामन, दामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह कहा गया है सुदर्शन झील जो था गुजरात में, उसके पुनर्निर्माण की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सोहगौरा ताम्रपत्र, ताम्रपत्र गोरखपुर के पास से ये मिला है सोहगौरा ताम्रपत्र। और मुगल काल में जो भी सोर्स मिले हैं पुरातात्विक उसमें इकलौता ताम्रपत्र है जिसपे सूचनाएं हैं, इकलौता, और कोई ताम्रपत्र नहीं मिला है यहां से। ठीक है, थर्ड फोर्थ महास्थान लेख, ये बांग्लादेश में पड़ा है ये। ठीक है, जिला है बोगरा।
बांग्लादेश के बोगरा जिले में मिला। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुछ नवीन पुरातात्विक हैं, तो उससे हम लोग बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं करेंगे। तो ये चीज प्रश्न जो उठता है वो यहां से भी आता है, सोहरगौरा से भी आता है। सोहरगौरा और महास्थान से ये पूछा जा सकता है, यहां से जो पूछेंगे स्थापित कहां है कि लोकेशन पूछ लेता है। ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से एक तो पूछता है, जूनागढ़ अभिलेख बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को टफ करना है तो सुदर्शन झील निर्माण, पुनर्निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, और यहां का राज्यपाल कौन कौन थे उनको मिलाने को दे देता है, किस शासनकाल में किस राजा के समय कौन राज्यपाल था। ठीक है, तो वहां से आ जाता है। अशोक के अभिलेखों की जब बात करते हैं तो इसमें भी कई प्रकार के हैं, बृहद लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और भी अतिरिक्त हैं। अब इन सब में किसमें क्या उल्लेख है इसकी बात आती है, किस अभिलेख में किस चीज की बात की गई है, किस अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया, ये अलग अलग चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, पहले शासकों की बात कर लें, उसके बाद हम लोग सोर्स इनके अभिलेखों में क्या क्या चीजें उत्कीर्ण हैं, इन्होंने क्या चीज की। तो सबसे पहला शासक जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो इनके शासन की बात आती है वो ये आती है कि 323 सिकंदर की डेथ हुई, उसके डेथ के कुछ ही समय बाद ये सत्ता पर आ गए। तो इनको कहते हैं 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक ये मगध के शासक थे या मौर्य साम्राज्य के शासक थे। इनके विषय में जी जी। अब सत्ता कैसे प्राप्त की, कहते हैं घननंद के समय या घननंद को पराजित करने के लिए सिकंदर से भी इन्होंने मुलाकात की थी, जिसका प्लूटार्क उल्लेख भी करते हैं। ठीक है, अब समस्या यह है कि अगर सत्ता प्राप्त कर ली तो सत्ता चलाई कैसे होगी। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि सत्ता का कैसे इन्होंने क्रियान्वयन किया, सत्ता को कैसे मजबूत लेके गए। भाई पहले से ही घनानंद ने इतनी ज्यादा सेना इत्यादि मजबूत कर दी है कि उस सेना को सिर्फ एक व्यवस्थित रूप दे देना है और प्रशासन अच्छा मजबूत ईमानदार होना चाहिए। अगर वो चीजें हो रही तो साम्राज्य दिन पर दिन फलता फूलता रहेगा और उत्तराधिकारी भी इनके बहुत अच्छे आए। लेकिन अशोक के बाद उन्हीं उत्तराधिकारियों की कमी की वजह से मौर्य साम्राज्य पतनशील हुआ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य अब सीरियल से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इनकी उपाधि देख लें। ठीक है, पहली बात उपाधि, पाटलिपुत्रक। पुत्रक एक किया गया। दूसरा, जब हम इनकी बात करते हैं तो उस समय यूनानी सोर्स भी काफी मिलते हैं, क्योंकि सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था। जस्टिन प्लूटार्क ने यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से भी मिला था नंद वंश को पराजित करने के लिए सहायता, लेकिन अपनी अस्पष्टवादिता के कारण सिकंदर इस पर नाराज हो जाता है। उसने मारने की आज्ञा दी और ये फाड़ा और निकल भागे, उनका तंबू फाड़ करके निकल भागे। और जब आकर के तक्षशिला में अपने गुरु चाणक्य से मिले, कौटिल्य से, तो कौटिल्य ने इनकी पीठ थपथपाई और कहा एक शासक के लिए दो चीजें बहुत, एक तो उसमें शेर की हुंकार होनी चाहिए और दूसरी लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। पीठ थपथपाया और उसने ये बात कही। ठीक है, तो उपाधि पाटलिपुत्र की, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारतीय साम्राज्य का संस्थापक ये भी कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरा, भारत का मुक्तिदाता, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण इनका दे दिया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को
देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस में पूछ सकते हैं कुछ भी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। इतना अंतर हो गया। वहां देवता मिल गए, कहां? मुद्रा राक्षस में। तो ये चीजें इनके विषय में कही गई। अब इनके नाम देखिए क्या क्या मिलते हैं अलग अलग। जैसे सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। दूसरा मिलता है एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। तीसरा मिलता है सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोप्टस, ये तीन नाम मिलते हैं इनके। अब जब हम सेंड्रोकोटस की बात करते हैं तो इसमें मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, जस्टिन, और एरियन, इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने लेखन में सेंड्रोकोटस, कोटस के नाम से उल्लेख किया है। बाद में जब सोर्स इत्यादि आए, काफी शोध हुए, तब यह माना गया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था। अब हम एंड्रोकोटस की बात करें तो एंड्रोकोटस नाम एपियन और प्लूटार्क ने कहा है। प्लूटार्क और एपियन, इन दोनों ने दिया है। और जब कोप्टस की बात करते हैं तो फिलार्कस, इसने एंड्रोकोप्टस कहा है। तो यूनानी लेखकों ने इनके तीन नामकरण कर दिए, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। ये तीन नामकरण मिलते हैं जिनके विषय में बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंध जोड़े गए कि ये नाम यूनानियों के द्वारा, चूंकि ये सारे अधिकतर उसी टाइम पीरियड में आए। सिकंदर जब आता, और सिकंदर जब आता है तो इसका भी उल्लेख जस्टिन और प्लूटार्क, इन दोनों ने ये कहा है, इन्होंने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला था और उद्दंडता की वजह से सिकंदर इतना चंद्रगुप्त मौर्य की उद्दंडता से सिकंदर इतना नाराज हो गया कि उसने इसे मृत्युदंड की सजा सुना दी। लेकिन सिकंदर उसके जो तंबू था वहां से फाड़ करके, तंबू को फाड़ करके चाकू से, और भाग निकला चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये चीजें इन लोगों ने उल्लेख की हैं। इनके इस उल्लेख के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संभव है चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए सिकंदर से सहायता की बात की हो, क्योंकि सिकंदर भी नंद वंश के खिलाफ इस स्थिति में नहीं था कि वो नंद वंश को पराजित कर सके। चंद्रगुप्त भी अभी इस स्थिति में नहीं थे कि वो घननंद को पराजित कर सके। इसलिए अगर दोनों एक साथ आ जाते तो संभव था कि नंद वंश को पराजित कर सकते थे। तो एक जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा, संभव था कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सहायता प्राप्त करनी चाहिए हो, लेकिन अस्पष्टवादिता के कारण सिकंदर नाराज हो गया हो, क्योंकि चंद्रगुप्त के बचपन से ही उसके ऊपर चाणक्य का प्रभाव था, और जब चाणक्य का प्रभाव है तो उसे सिर्फ एक ही सपने दिखाए गए थे, नंद वंश की समाप्ति है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य की कास्ट पर भी बहुत विवाद है, क्योंकि वहां से अभी तक बहुत क्वेश्चन आए नहीं है, आप जल्दी पूछे भी नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसको क्षत्रिय कहते हैं, बहुत से लोग मौर्य जाति का कहते हैं, बहुत से शूद्र कहते हैं, अलग अलग चीजें आई हैं। ठीक है, तो जो भी रहा हो, हम लोगों को इससे बात नहीं। अब देखिए इनका जो जीवन था प्रारंभिक, जब हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के, ये प्रारंभ में जब
पाटलिपुत्र की राजसभा में नंदवंश के शासक के द्वारा पराजित हुए, अपमानित किए गए, तो अपमान का बोझ जिनका इतना भारी था कि वो उस अपमान के बोझ को धोना चाहते थे और अपनी योग्यता के माध्यम से धोना चाहते थे, क्योंकि उस समय यह होता था कि शासक का जो प्रधानमंत्री होता है कोई ब्राह्मण होता था और ब्राह्मण इस शासक को बनाए रखने और हटाने का काम करता था, ये मान रखते थे। चाणक्य में भी बुद्धि बहुत जबरदस्त थी, तो उसे वो अपमान महसूस हुआ। और अपमान क्यों? उसके चेहरे के रंग को लेकर के, काला बहुत था, इसलिए उस पर अपमानित किया गया। तो उसने एक बदला लेने की बात सोची। स्वयं ब्राह्मण है, एक शिक्षक है, एक आचार्य थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तो खुद तो ऐसी सेना इत्यादि नहीं कर सकते। अब उनको कोई एक ऐसा बच्चा था जिसमें राजत्व के गुण होते और उस बच्चे को एक सैनिक शिक्षा इत्यादि सारी कुछ दे करके उसे शासक बनाया जा सकता। कहते वहां से बहुत व्यथित मात्रा में लंगड़ाते घिसड़ाते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। अचानक विंध्य के पर्वतों में इन्हें एक बच्चा दिखाई दिया। कुछ बच्चे जैसे भैंस वैंस चराने जाया करते थे, तो बच्चे अचानक गए हुए थे, उनके जानवर चल रहे थे और उन्हीं बच्चों के द्वारा एक राजकीलम नामक खेल खेला जा रहा था। और उसमें देखे कि एक बच्चा एक ऊंची जगह पर बैठा हुआ बच्चों के आपस के झगड़ों को बहुत आसानी से निपटा रहा था। चंद्रगुप्त को लगा नहीं, इस बच्चे में तो राजसी गुण है, अगर इसके इस एज में इतने अच्छे निर्णय हो सकते हैं तो इसमें राजत्व के गुण हैं। ये उस बच्चे के पास पहुंचे, उसके मम्मी पापा से मुलाकात की और 1000 मुद्रा दे करके इस बच्चे को अपने साथ लेके चले गए। तक्षशिला में बकायदा शिक्षा का, उसमें तक्षशिला सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी विश्व की शायद, तक्षशिला में पूरा शिक्षा का व्यवस्था किया, इनको पूर्णतः शिक्षित किए गए हर चीज में। और जब ये बड़े हो गए तब इनका एकमात्र उद्देश्य नंदवंश की समाप्ति, यही था। गुरु दक्षिणा में और कुछ उसने नहीं किया और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को समाप्त किया। तो ये प्रारंभिक जीवन है, जैसा कि हम लोगों ने बात की इसके प्रारंभिक जीवन की, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन। अब हम लोग इनकी उपलब्धियां देखें। अब इनकी उपलब्धियों में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो 2 वाक्य जस्टिन और प्लूटार्क के, जिनके विषय में परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला, जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह, एक ये चीज पूछा जाता है। और इन्होंने ये कहा है चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। क्या कहा इन्होंने? चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने दास्ता का, भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। ठीक है, ये चीज है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है प्लूटार्क का। इन्होंने ये कहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के माध्यम से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये प्लूटार्क का कथन है। इन दोनों कथनों के विषय में परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे किसके कथन है, क्या है। तो प्लूटार्क क्या कह रहा है? 6 लाख सेना। देख लीजिएगा, सेना की संख्या की जब बात आएगी तो प्लूटार्क है, और जब सेना की संख्या की बात नहीं है, ऐसे ही है जिसमें इसकी सेना को डाकुओं के गिरोह की बात आती है तो वहां आ जाते हैं जस्टिन। ठीक है, कारण क्या है इन लोगों ने ऐसी चीज कही? क्योंकि सिकंदर के जाने के बाद जो हमारा पश्चिमोत्तर सीमा है वहां पर सिकंदर के कई प्रांत स्थापित हो गए थे। सिकंदर के सेनापतियों ने वहां साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना जो था कुछ तो अपनी सेना बनाई। उसके बाद देसी बनाम विदेशी की बात की उसने कि भारतीय होकर के हम विदेशियों की सत्ता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए विदेशियों को हम पहले राष्ट्र से बाहर निकालें। और इस बात को उभारा और बाद में स्थिति क्या हुई कि जो सैनिक थे उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और चंद्रगुप्त ने उन सैनिकों के माध्यम, अपने कुछ सैनिक थे इनके माध्यम से
विद्रोह करवाया उनकी सेना में और सत्ता उधर की अपने पास जीत ली। और जब विदेशी सत्ता जीत लेंगे, विदेशी क्षेत्रों को जीत लिया, पंजाब इत्यादि का, काबुल कांधार ये क्षेत्र जीत लिए, तब इनके पास क्या था, नंद वंश की सत्ता को उखाड़ने का। ठीक है, देखिए सिंध में जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय सिंध में फिलिप द्वितीय इनका शासन था। ठीक है, और पंजाब में यूडेमस का शासन है। ये दो लोग हो गए। इसने क्या किया, इन विदेशियों के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध, देशी बनाम विदेशी, तो जो भी भारतीय इन लोगों की सेना में थे उन्होंने इनका साथ छोड़ा और आ गए इधर। परिणाम क्या हुआ कि फिलिप द्वितीय की हत्या इसी के भारतीय सैनिकों ने कर दी और जाकर के चंद्रगुप्त से मिल गए। जब ये घटना जैसे के लिए यूडेमस डर गया और ये स्वयं भाग गया सब कुछ छोड़ करके। अब ये दो क्षेत्र किसके पास आ गए, चंद्रगुप्त के पास आ गए। यानी चंद्रगुप्त आर्थिक रूप से और सैनिक रूप से, इन दोनों रूप से क्या होगा, मजबूत होगा, क्योंकि इनकी संपूर्ण भारतीय सेना चंद्रगुप्त के अधीन आ गई। यहां जो भी खजाना होगा चंद्रगुप्त को मिल गया। तो जब ये सारी चीजें मिल गई तो चंद्रगुप्त के लिए अच्छा क्या है कि अब नंद वंश पर आक्रमण किया जाए। अंतिम नंद शासक कौन थे, घननंद। इनके सेनापति का नाम था भद्दसाल। सेनापति थे इनके भद्दसाल, और भद्दसाल से युद्ध तो स्वाभाविक था। कहते हैं इस युद्ध का वर्णन जो है वो मिलिंद पंथों में होता है। कहते हैं भद्दसाल पराजित हुए, बाद में सत्ता चंद्रगुप्त के हाथ में आ गई। ठीक है, कहते हैं इनको, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो टाइम है वो है 322 ईसा पूर्व। अब देखिए, एक जब शासक बन गए चंद्रगुप्त, तो शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त का एक और महत्वपूर्ण युद्ध होता है, वो है सेल्यूकस के साथ। और उस युद्ध में संधियां होती हैं जिसके विषय में पूछा जाता है, सेल्यूकस से युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध। ठीक है, देखिए कहते हैं यह जो युद्ध हुआ वो 305 बीसी में सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया। अब इसमें दो चीज मिलता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस युद्ध में चंद्रगुप्त पराजित हुआ था, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी हुआ था और संधि हुई। या ये कहते हैं कि युद्ध होने की कंडीशन थी, उससे पहले ही संधि हो गई, छुटपुट झड़प इत्यादि जो हुई। लेकिन जरूर था कि यहां पर संधि हुई थी, सेल्यूकस से संधि हुई, और इस संधि को प्रथम अंतरदेशीय संधि कहते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, भारत के इतिहास में यह प्रथम अंतरदेशीय संधि है। प्रथम अंतरदेशीय संधि है। ठीक है, कब हुई, 305 बीसी में। अब संधि की शर्तें देखिए क्या थी। फर्स्ट, प्रथम संधि की शर्त क्या थी, इन 4 संधियों में 4 प्रांत जो सेल्यूकस के भारत में स्थापित थे। कौन कौन, अराकोशिया, अराकेशिया, ठीक है, पेलोपनिसडाई, पेलोपनिसडाई एरिया और जेट्रोसिया,
ये 4 प्रांत। अराकेशिया से तात्पर्य कांधार, ये है कांधार। पेरोपरिंडाई काबुल, एरिया का मतलब हेरात। जेड्रोसिया का मतलब है मकरान तट। ठीक, ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। पहला संधि किसके पक्ष में? चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दूसरी संधि किसके पक्ष में? चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में। थर्ड, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए। तीसरी संधि किसके पक्ष में? सेल्यूकस के पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, तो ये ऊपर लिख लें। फोर्थ, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक एक राजदूत भेजा। ठीक है, सेल्यूकस द्वारा मेगस्थनीज राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचे। ठीक है, यानी एक मित्रवत संबंध बनाने की कोशिश की गई यहां पे। अब इससे हम लोग क्या लगा सकते हैं? युद्ध में पराजय किसका पलड़ा भारी रहा? संधियों में भी, संधि में जब हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का पलड़ा भारी रहा है, अर्थात युद्ध में निर्णय भी चंद्रगुप्त के पक्ष में ही आया होगा, या सेल्यूकस को ये पहले से ही अंदाजा हो गया हो कि युद्ध में कोई निष्कर्ष उसके पक्ष में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने ऐसी संधि की। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो हैं। यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जो पूछा भी जाता है उसमें ये कि बिंदुसार वो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब देखिए, मिटा दो इसे। कुछ और काम चंद्रगुप्त मौर्य के। देखिए, चंद्रगुप्त के हम लोग प्रजाहित की बात करें तो 2 इनके ताम्रलेख, कौन? महास्थान और सोहगौरा। महास्थान और सोहगौरा, ये 2 लेख मिलते हैं। इन दोनों लेखों में कुछ बातें आती हैं, इसमें इनके प्रजाहित की बात आती है और उसमें यह कहा गया है इनके प्रजाहित में कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने रासनी प्रणाली यानी अन्नागार स्थापित किए। क्यों? अकाल से निपटने के लिए। एक पहली चीज रासनी प्रणाली, पब्लिक को अकाल जैसी विपत्ति से निपटने के लिए, यानी उसको कोई कष्ट विशेष ना हो, उसके लिए अन्नागार स्थापित कर रहे हैं। यानी भू राजस्व अन्न के रूप में भी लिया जाता रहा होगा और उन अन्न को जो लिया जाता है भू राजस्व में, इसको ये एकत्रित भी करते होंगे। यानी 6-7 महीने का स्टॉक लग के चलते रहो कि अगर अकाल की स्थिति आ जाती है तो पब्लिक में ये राशन वितरित किया जाए, भूखों न मरने पाए पब्लिक। ठीक है। दूसरा, दूरी निर्देशक प्रस्तर का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त ने ही किया। ये दूरी निर्देशक क्या होता है? जैसे अभी हम लोग जाते हैं कहीं पे, क्या होता है? पत्थर लगे रहते हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, गोंडा 5 किलोमीटर, बहराइच 7 किलोमीटर, लखनऊ 8 किलोमीटर, सुल्तानपुर 20 किलोमीटर, इलाहाबाद 100 किलोमीटर, ये चीजें रहती हैं।
तो उनका यहां पर, और उसके विषय में यह कहा जाता है कि इन प्रस्तरों के माध्यम से, इन प्रस्तरों के स्थान पर उसने स्तंभ लगवाए थे छोटे छोटे, और वो एकदम दूरी के अनुसार थे। 5 मील की है स्टेडिया, और ये जो प्रस्तर में दूरी दी गई, इनका नाम दिया गया स्टेडिया। किलोमीटर नहीं है, स्टेडिया है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इनके एक दरबार में जटिलक नामक मंत्री रहता था। जटिलक नामक मंत्री रहता था राज्यसभा में। इसका काम इनको बुद्धि देने का था, सिखाने का, ठीक, जो चीजें होती, ये काम है इनके। अब इनके मृत्यु की बात हम लोग सोचें, कैसे हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु ये बहुत बड़े शिष्य थे, और भद्रबाहु ने ही घोषणा की थी कि लगातार 12 वर्ष तक मगध में अकाल पड़ेगा। क्योंकि भद्रबाहु के शिष्य है चंद्रगुप्त, इसलिए भद्रबाहु क्या हुआ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, अपने पुत्र सिंहसेन, यही सिंहसेन हम बिंदुसार से तुलना करते हैं, सिंहसेन के पक्ष में गद्दी त्यागी और स्वयं भी श्रवणबेलगोला चले गए, ठीक। और श्रवणबेलगोला जाने के पश्चात भद्रबाहु के अनुसार लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने अपने गुरु की सेवा की। कहते हैं कि वो कौन पड़ा और भद्रबाहु बीमार हुए, तो उस समय यही इनके साथ थे, ठीक। और जब गुरु जी मर गए, तब चंद्रगुप्त ने स्वयं भी संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण त्यागे। संलेखना का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर, भूखे प्यासे रहकर प्राणों की आहुति देना, ठीक है। संलेखना से कहा, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए संलेखना पद्धति द्वारा, ठीक है। वहीं पर श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु पर्वत और चंद्रगिरी पर्वत भी मिलते हैं, जहां जहां उन लोगों ने प्राण त्यागे, तो उनका ये नामकरण हो गया, ठीक है। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसका, बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 BC, 298 to 273 BC, ये है इनका टाइम पीरियड। हमने बात की कि चंद्रगुप्त अपने जीवित रहते हुए अपने गुरु के साथ भद्रबाहु के साथ में श्रवणबेलगोला चले गए थे, और अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में राजगद्दी का त्याग कर दिया था। जब हम बिंदुसार की बात करते हैं तो यहां से कुछ परंपरागत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। जैसे सेल्यूकस के समय वैदेशिक संबंध हमारे स्थापित हुए, चंद्रगुप्त के समय वैदेशिक संबंध स्थापित हुए यूनानियों से। वो जो वैदेशिक संबंध था उसे बिंदुसार ने भी बनाए रखा। बिंदुसार के समय सीरिया का शासक, ठीक है, एंटियोकस, था, और एंटियोकस से के साथ बिंदुसार ने राजदूतों का आदान प्रदान किया। जैसे एंटियोकस ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर, ठीक है, इनके दरबार में भेजा। अब देखिए
एंटियोकस फर्स्ट। इस एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की, पत्रों के माध्यम से 3 चीजों की मांग की। पहला, सूखी अंजीर, पहली चीज सूखी अंजीर। दूसरा, अंगूरी मदिरा जो फ्रांस में बनती है। और तीसरा, एक दार्शनिक या सोफिस्ट, ये चीज मांगी। एंटियोकस ने ये 2 चीज तो भिजवा दी, ये 2 चीज भिजवा दी, इसे नहीं भिजवाया। और पत्र जब भेजा ये 2 चीजें, तो उसमें यह कहा कि चूंकि हमारे यहाँ मानवों का आदान प्रदान नहीं होता, दार्शनिक हम नहीं भेज सकते, इसलिए ठीक है, तो 2 चीजें ये भिजवा दी, वैदेशिक संबंध बने रहे। जो दूसरा दूत आया था वो था डायोनीसियस। इसके विषय में भी ये कहा जाता है कि ये बिंदुसार के ही दरबार में आया था। ठीक है, अब देखिए, दार्शनिक आने का यानी मांग करने का मतलब है कि दर्शन में बिंदुसार को अत्यधिक रुचि थी। ठीक है, और रुचि होने की वजह से वो बाहर से अगर मंगा सकता है दार्शनिकों को, तो भारत में जो दार्शनिक रहे होंगे उनको भी तो अपने आसपास एकत्रित करेगा, स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद, प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बिंदुसार की थी। कहते हैं इनकी संख्या थी 500 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। आज की लोकसभा हो गई भैया लगभग। ठीक है, 500 सदस्यीय मंत्रिपरिषद इनकी थी। और ये जो मंत्रिपरिषद थी, इसका जो प्रधान था वो था खल्लाटक। ठीक है, प्रधान खल्लाटक था। अब अशोक के समय में, देखिए, बिंदुसार के समय में खल्लाटक, अशोक के समय में राधागुप्त, अशोक के समय में राधागुप्त है इसके प्रधान। ठीक है, कहते हैं बिंदुसार के ही दरबार में एक भविष्यवक्ता रहता था, नाम था पिंगलवत्स। किसके? बिंदुसार के दरबार में पिंगलवत्स रहते थे। और इन्हीं पिंगलवत्स ने भविष्यवाणी की थी अशोक के जन्म पर कि यह आगे चल करके एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। ठीक है, पिंगलवत्स ने। बाद में जब अशोक राजा बन गए तो इसके संबंध अशोक से बहुत अच्छे थे, अशोक से बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग जब देखते हैं तो कहा यह जाता है कि बिंदुसार के कई बेटे थे, जिन बेटों में सबसे बड़ा कौन है? सुसीम, दूसरे नंबर पर अशोक, और सबसे छोटा तिस्य। बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है तो सत्ता का संघर्ष होता अशोक और सुसीम में। बाद में सुसीम की डेथ होती है, हत्या कर दी जाती है अशोक के द्वारा, और अशोक गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शासक कौन? अशोक। अशोक से पहले अब हम लोग थोड़ा सा सुदर्शन झील की बात, जिसकी जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है, उसकी बात कर लें। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित, और उसी अभिलेख में अशोक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, इन 4 शासकों का सुदर्शन झील के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख है। देखिए, सुदर्शन झील, गुजरात, जूनागढ़, गिरनार पर्वत, ठीक, गिरनार पर्वत, जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात के सुदर्शन झील है। अब इसके निर्माता की जब बात आती है, निर्माता की बात जब आती है तो यह आता है निर्माता में कि पुष्यगुप्त वैश्य ने,
पुष्य गुप्त वैश्य, इन्होंने इसका निर्माण कराया। थे कौन? चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, यानी सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था, पहला। दूसरा देखिए, अशोक के समय अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे, ठीक है, अशोक के राज्यपाल सौराष्ट्र प्रांत के जो है, नाम है तुषास्प, ये यवन है, ठीक है, तुषास्प मिलता है, तुषास्प भी मिलता है, ये चीजें हैं। इन्होंने क्या किया कि झील से पानी निकलने के लिए नहरों का निर्माण किया। ठीक है, यानी झील में बहुत ज्यादा पानी एकत्रित हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो स्थिति क्या होगी, नहरों को तोड़ देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि वो नहरें न टूटने पाए, इसलिए जल निकास भी होता रहे। जल की निकास सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाएगा जो असिंचित क्षेत्र रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड में ये कहा जाता है कि ये जो बांध था ये 2 बार टूटा। पहला जो टूटा वो रुद्रदामन के समय टूटा, रुद्रदामन तक के टाइम पर टूटा। और जब रुद्रदामन के समय टूटा तो यहां पर रुद्रदामन का जो राज्यपाल था वो थे सुविशाख। ठीक है, रुद्रदामन के राज्यपाल थे। सुविशाख ने क्या किया कि बिना वृष्टि या बेगार लिए हुए, किसी प्रकार का कोई कर भी नहीं लिया, बिना वृष्टि या बेगार के ही इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और कहते हैं बांध की जो ऊंचाई थी उसको बढ़वा दी थी और मजबूती भी उसकी ज्यादा करवा दी थी। ठीक है, लास्ट स्कंदगुप्त कहते हैं स्कंदगुप्त के समय पुनः बांध टूट गया, और जब पुनः स्कंदगुप्त के समय बांध टूट गया तो स्कंदगुप्त के राज्यपाल, या इन्हीं को कहा जाता था गोप्ता, गुप्त शासन काल में गोप्ता नाम था इनका, पर्णदत्त, इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न आता है वो इनको मिलाने दे देता है, किसके समय कौन से राज्यपाल थे। अब समय पीरियड के अनुसार अगर देखें तो समय के अनुसार चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, फिर स्कंदगुप्त, यही तो है। अब जब हम इनके राज्यपाल को देखते हैं तो देखिए पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख और पर्णदत्त, ये नाम आया। ठीक है, अब आप यहां पर नाम अगर लिखना है, इनका याद रखना, सीरियल से खाली याद कर लीजिए तो शासक ऑलरेडी याद रहेंगे। पूत, पुष्यगुप्त, तुषास्प, ठीक है, पूत, सुपुत्र, ठीक है, पूत सुपुत्र, पूत मतलब पुत्र, सुपुत्र मतलब जो अच्छा हो। ठीक है, देखिए
पण पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख, प्राणदत्त। ये हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया वही याद रखो। आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे वो कोड बना सकते हैं, जो आपके आसानी हो याद करने में। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बना दिया यही याद रहेगा, ठीक है। पूत सुपुत्र, ये याद रखिए, वो अपने आप सीरियल मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट अशोक, महान। अशोक महान। हम लोग बात कर रहे हैं अब अशोक महान की। 273 से 236 ईसा पूर्व, 273 से 236 बीसी, ये समय पीरियड है उस शासक का जिस शासक ने मौर्य साम्राज्य को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात कहीं न कहीं इन्होंने भूमिका भी निभाई मौर्य साम्राज्य के पतन में, ठीक है। तो ये चीजें आई। अब देखिए, जब हम अशोक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विवादित ये हो जाता है। कुछ जगह ये मिलता है कि इनका जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, और अब ये भी यही माना भी जा रहा है कि 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। फिर ये 4 साल, कहते हैं ये 4 साल जो हैं अशोक ने उत्तराधिकार युद्ध में बिता दिया, ठीक है। इसीलिए इनके अभिलेख में भी जो है वो राज्याभिषेक की डेट 269 ईसा पूर्व ही अंकित है, ठीक है। क्योंकि सुसीम से ये बात पहले ही आ गई कि बड़े भाई सुसीम से सत्ता संघर्ष हुआ। सत्ता संघर्ष में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। जो भी रहा हो, लेकिन ये जरूर था कि सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में अशोक विजयी रहा और फिर बाद में अशोक ही शासक बना था। और सत्ता संघर्ष में जो सबसे कठिन, जिसने सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया, वो थे सुसीम। अशोक, सबसे पहले हम लोग अशोक के विभिन्न नामों की बात करते हैं कि उनके कौन कौन से नाम मिले, कहां से मिले और क्या क्या नाम मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला, अशोक के नाम एवं उपाधियां। अशोक के नाम एवं उपाधियां, ठीक है। पहला, अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं। पहला, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन ये मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में देखिएगा है अशोक वर्धन विष्णु पुराण, ठीक है। फिर देखिए अशोक नाम, अशोक वर्धन को हटा दीजिए, वर्धन हटा, अशोक बचे। अशोक नाम इनके 4 लघु शिलालेखों में मिलते हैं। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन, ये 4 लघु शिलालेख ऐसे हैं जिनमें इनका पूर्णतः अशोक नाम मिलता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, बौद्ध धर्म से थे तो इनको बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। बुद्ध शाक्य कहां से मिलता है? मास्की अभिलेख से। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख से मिलता है। मगधाधिराज, मगधाधिराज की जब बात आती है तो यह भाब्रू लेख में मिलता है। भाब्रू लेख में मिलता है ये मगधाधिराज। नेक्स्ट 5वां, महाराजकुमार। महाराजकुमार ये मिला है पनगुडरिया लेख से।
अभिलेख है ये, पनगुडरिया अभिलेख से। नेक्स्ट है पियदस्सी राजा। पियदस्सी राजा, ठीक है। पियदस्सी राजा की जब बात आती है तो ये मिला बराबर गुहालेख से। बराबर पहाड़ियों में ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अलावा जो मिलते हैं वो इनकी एक अलग छवि को दृष्टिगोचर होते हैं, ठीक है। जैसे देवनाम प्रिय पियदस्सी, देवना प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी, ठीक है। देवनाम प्रिय पियदस्सी, ये देखिए रुमिंदेई, निगलीवा और गिरनार लेक में, गिरनार लेक में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जब लेख की बात आती है तो बैराट, भाब्रू, बैराट या भाब्रू लेख है, ठीक है। कांधार अभिलेख और दीपवंश में जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें प्रियदर्शी इनका नाम मिलता है। देवनाम प्रिय, देवना प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय जो हो, 12वें एवं 13वें, 12वां एवं 13वां जो इनका लेख है शिलालेख उसमें मिलता है। 12वें एवं 13वें शिलालेख में। तो ये तो इनके सब उपाधियां और वो सब चीजें मिल रही हैं, नाम मिल रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अर्थात कहीं न कहीं अशोक में महानता रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं वो इनके अभिलेखों से ही ज्यादा आते हैं। तो हम लोग अशोक के विषय में जो भी बात करेंगे वो थोड़े से इनके कलिंग युद्ध और फिर इनके अभिलेख, कौन से अभिलेख में किन बातों का इन्होंने उल्लेख किया है और वो बातें क्या हो सकती हैं, ठीक है। कब पढ़ा गया, कौन सी चीजें हैं, वो धीरे धीरे हम लोग उन्हीं में समाहित कर लेंगे क्या अभिलेख था। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख देखिए, सबसे पहले इन अभिलेखों को 1750 में स्टीफेन हेलर महोदय ने खोजा था और 1837 में सबसे पहले इन्हें पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने, पढ़ा, ठीक है। ये चीजें हुई। जब हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों में बहुत सी चीजें हैं। जैसे इनके अभिलेख में, सॉरी इसको मिटा दें ताकि हम सही कर पाएंगे। अभिलेखों में इनके 3 चीजें मिली, ठीक। पहला क्या हुआ, शिलालेख, शिलालेख मिला। दूसरा स्तंभ लेख मिले और तीसरा गुहालेख, ठीक। इन शिलालेखों में भी 2 लघु और दीर्घ, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख, ठीक है। ऐसा ही स्तंभ लेखों में भी रहा, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, ये चीजें आई, ठीक है।
अब इन स्तंभ लेखों में भी बहुत सी चीजें अलग अलग हैं। देखिए, ये दीर्घ जो शिलालेख हैं, इसमें ये 8 स्थान से प्राप्त किए गए और ये 14 लेखों का समूह है। यानी शिलालेख हैं, शिला हैं, जैसे ये शिला हो गया, ठीक है, 8 जगह से ऐसे मिले हैं, इस पे 1 2 3 4 ऐसे 14 लेख हैं, ठीक है। ये दीर्घ शिलालेख हो गए। लघु शिलालेखों में इन 14 लेखों की बात नहीं हुई है, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं इनके कुछ विशेषताओं में। अब इन सभी लेखों की जो भाषा है, जितने भी हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख, इन सबकी जो भाषा है वो प्राकृत है, भाषा प्राकृत है। जबकि लिपि अलग अलग है। जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि, एवं यूनानी, ठीक है, ये लिपियां पाई गई हैं। अब इन लिपियों में भी चीजें दिक्कत हैं, ठीक है। भारत में लघु शिलालेख और गुहा लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु एवं स्तंभ लेखों में लघु और दीर्घ दोनों हैं, और गुहा लेखों की जो लिपियां हैं वो केवल प्राकृत में हैं, ठीक है। देखिए, अब भारत के बाहर जो पाए गए कुछ, उनकी जो लिपियां हैं वो खरोष्टी, आर्मेयिक और यूनानी हैं। जैसे इसको मिटा रहे हैं, जैसे पहला, ठीक है, पहला शहबाज गढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख हैं, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा, यहां का जो लेख है उसकी लिपि है खरोष्ठी की लिपि, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है। तक्षशिला से एक अभिलेख मिला हुआ है, का अभिलेख तक्षशिला, यह अफगानिस्तान में पड़ता है, आर्मेयिक लिपि है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरे कुहना कांधार, यानी अफगानिस्तान, ये भी पहुंच गया, ठीक है। सरे कुहना अभिलेख की जो भाषा है, लिपि है, वो यूनानी और आर्मेयिक द्विभाषी लेख है। ये द्विभाषीय लेख है। लेख में क्या है? यूनानी और आर्मेयिक, यानी सरे कुहना का अभिलेख किसमें है? द्विभाषी है, यूनानी और आर्मेयिक है। लघमान वहीं पे अफगानिस्तान के ही, ठीक है, यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसकी जो भाषा है वो आर्मेयिक है, आर्मेयिक, ठीक है। ये चीजें मिली हुई हैं। अब हम बात करते हैं शिलालेखों की, इनके। ठीक, पहला शिलालेख, ठीक है। शिलालेखों में भी कौन? दीर्घ या बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख, ठीक है। दीर्घ शिलालेखों में हम लोगों ने बात क्या किया कि 14 लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से पाए गए हैं, ठीक है। अब इन 14 लेखों का जो समूह है इसको चतुर्दश लेख भी कहते हैं, चतुर्दश लेख भी कहते हैं। अब देखिए, ये 8 स्थान कहां कहां से पाए गए? पहला शहबाजगढ़ी,
सहबाजगढ़ी से। दूसरा मानसेहरा से। तीसरा कालसी देहरादून, कालसी। चौथा गिरनार। पांचवा धौली। छठा जौगढ़। सातवां एर्रगुडी। आठवां सुपारा। ये लेख पाए गए। अब देखिए इनकी लोकेशन कहां है। सहबाजगढ़ी कहां पे, पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में। मानसेहरा पाकिस्तान, हजारा जिला। कालसी देहरादून। गिरनार जूनागढ़ के पास, गुजरात। ठीक है। धौली उड़ीसा के पुरी में, पुरी। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम। एर्रगुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल। सोपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में, थाना। ये 8 जगहों से मिले। देखिए दक्षिण भी टच कर रहे हैं, पूर्व भी टच कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी टच कर रहे हैं, गुजरात वाले क्षेत्र को भी टच कर रहे हैं। बीच में तो स्वयं थे ही। यानी दूर के क्षेत्रों में राजाज्ञा पहुंचाने की विधि है ये। यानी शासक के आदेश, शासक क्या सोचता है, शासक क्या करना चाहता है, वो चीजें पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इन लेखों को उसने लगवाया। ठीक है। अब इन 14 लेखों, 8 जो शिलालेख मिले हैं, इन 14 लेखों में क्या क्या है, इन 8 शिलालेखों में। ठीक है, 14 लेख तो होंगे ही। अब उनमें क्या क्या होगा देखिए। नीचे के जो थे कौन कौन, धौली और जौगढ़ के शिलालेख, उसमें 11वें 12वें तथा 13वां शिलालेख है, लेख होगा, वो उत्कीर्ण नहीं हुआ है। इसलिए उन लेखों के स्थान पर जो उड़ीसा वाले हैं 2 पृथक लेख अंकित किए हैं। सेम नहीं है, 2 पृथक। इसीलिए उन लेखों को हम पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला क्या है। पहले लेख में यह कहा गया जीव हत्या निषेध, जीव हत्या निषेध पहले में। दूसरे लेख में यह कहा गया, इन्होंने अपने सीमावर्ती प्रांतों के विषय में बात की है, और यह कहा गया है औषधियां मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। कहते हैं मनुष्यों की तो चिकित्सा होनी चाहिए, साथ ही साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा चाहिए। ठीक है। मनुष्य व पशु चिकित्सा के लिए चिकित्सा की बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड देखिए क्या है। तीसरा लेख, इसमें यह कहा है कि प्रादेशिक जो हैं उसके जो अधिकारी थे, ये रज्जुक और युक्त के साथ, रज्जुक और युक्त के साथ प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और ये देखें या प्रजा को यह शिक्षित करें कि वो माता पिता की आज्ञा माने, मित्र संबंधी ब्राह्मण एवं श्रमणों के प्रति उदार रहें, जीवों की हिंसा न करें, या धर्म की जो बात हो सकती थी अच्छी वो बात यहां वो कहता है। चौथे लेख में यह कहता है कि धर्म आचरण से भेरी घोष धर्म भेष में बदल गया है। धर्म आचरण से भेरी घोष धम्म घोष में
बदल गया है। यानी युद्ध की बात नहीं है, धम्म घोष यानी भेरी घोष यानी सैन्य विजय जो है वो धार्मिक विजय में अब बदल गया है। पांचवें में क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र का कार्य यह था कि ये इनके बीच में जनता के कल्याण और सुख के लिए उनके कष्ट दूर करने के का प्रयास करेंगे। यानी पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक को क्या कष्ट है, उनका सुख दुख क्या है, उन जो भी समस्याएं हैं उसे वो दूर करने का प्रयास करेंगे। छठे लेख में ये कहते हैं कि सभी जगह प्रतिवेदक, जो प्रतिवेदक यानी गुप्तचर हैं, वो जनता से संबंधित किसी भी बात को कहीं पर भी अशोक को बता सकते हैं। यानी प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हित से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्थान पर बताएं या परिचित रखें, प्रजा के किसी भी मामले से मुझे सदैव परिचित रखें। ठीक है। सातवां लेख में क्या कहता है, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास कर सकते हैं। सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास कर सकते हैं। जैसे आज है बसने की आजादी, आप भारत में कहीं पे भी अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं पर भी बस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वही चीज यहाँ वो बात अशोक कह रहे हैं कि सभी संप्रदाय के लोग कहीं पर भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बस शांति से रहें, धर्म का पालन करते रहें। ठीक है। आठवां देखिए क्या है, कहते हैं 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। धम्म यात्रा की प्रारंभ, और सबसे पहले कहां गए, बोध गया। सबसे पहले बोध गया। ठीक है। 9वां शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, इसमें कहते हैं दास, सेवक, ब्राह्मण, श्रमण इत्यादि के प्रति उदार रहें, इनको दान इत्यादि देना चाहिए। ठीक है। 10वां, इसमें यह अशोक ये कहते हैं यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म विजय की बात करते हैं। ये कहते हैं ये दुद्ध कुछ नहीं है, धर्म की बात करो, सिर्फ आप धर्म में ही रहते रहो। 11वां शिलालेख, इसमें अशोक कहता है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं है। धम्म जैसा कोई दान नहीं है, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं है, धम्म जैसी कोई बंटवारा नहीं है। ठीक है। और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं है। यानी धम्म ही सब कुछ है, धम्म का ही पालन करो, कोई और चीज नहीं। 12वां लेख इनका क्या है, 12वें लेख में क्या कहते हैं, इसमें कहा है सभी संप्रदायों के सार में वृद्धि हो। यानी कोई संप्रदाय ऐसा न हो जिसका विकास न हो, सभी संप्रदायों की सार में वृद्धि होनी चाहिए और करना चाहिए। ठीक है। 13वां लेख, इसी लेख में 13वें लेख में ही ये कहते हैं राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय का उल्लेख है।
और इसमें ये कहते हैं कि इस कलिंग विजय में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, विस्थापित हुए थे, और 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। कहते हैं इस कलिंग विजय के बाद अशोक इतना ज्यादा द्रवित हो गया कि उसने इसी के बाद कहा धम्म विजय करेंगे, भेरी घोष नहीं होगी, अब धम्म घोष होगा। ठीक है, और इसी के बाद उन्होंने युद्ध नहीं किया। इसी 13वें लेख में ही इन्होंने 4 सीमावर्ती शासकों का उल्लेख किया है, विदेशी शासक, साथ ही साथ दक्षिण के शासकों का उल्लेख है। 13वां शिलालेख इनका लेख जो है 13वां, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे जब हम इन शासकों की बात करते हैं तो इन शासकों में इन्होंने क्या किया है, तुला माया, पहला तुला माया, दूसरा अंतेकिन, तीसरा मक, चौथा आलिक्य सुंदर, ठीक है, ये 4 शासकों का। अब देखिए तुला माया का जो तात्पर्य है वो है मिस्र के शासक, तुला माया मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, टालमी सेकंड या फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस, ठीक है। अंतकिन से मतलब है मकदुनिया के एंटिगोनस, मकदुनिया के एंटिगोनस, मक शायरीन के शासक मैगाश, आलिक्य सुंदर से तात्पर्य है एपिरस का अलेक्जेंडर, यानी 4 विदेशी शासक जो अकबर की सीमा पर थे उनका उल्लेख कर रहे हैं। साथ ही साथ अब देखिए 4 दक्षिण के जो शासक थे, ठीक है, इनमें किसका किसका बात ये कर रहे हैं, चोल पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र है भाई, पुत्र का, इन 4 का उल्लेख करते हैं। किसमें, 13वें लेख में। 14वां लेख की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं बहुत सी बातें लेख में संक्षेप में, मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में कही गई हैं, लेकिन बहुत सी भूल भी गई। यानी 14वें लेख से हमें बहुत ज्यादा विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं। तो ये चीजें इनके दीर्घ शिलालेखों में हैं। अब लघु शिलालेखों की बात करें। लघु शिलालेखों में हम लोग केवल बात ये करेंगे कि ये मिले कहां से हैं। सामान्यतः सबकी जानकारी हमें नहीं चाहिए क्योंकि 18 जगह से मिले हैं। तो हम लोग सिर्फ लघु शिलालेखों में कौन कौन से लेख कहां से हैं, क्या है, इनसे विषय नहीं, ठीक है। यहां से जो मुख्य बातें हैं उन्हीं की हम लोग बात करेंगे। लघु शिलालेख, ठीक है। पहला लघु शिलालेख में मास्की अभिलेख की बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं इस अभिलेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है, ठीक है। मास्की अभिलेख में अशोक, मास्की में अशोक नाम भी मिलता है, ठीक है, स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है और इसी में उसका अशोक नाम भी मिलता है। जैसे अशोक नाम की मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलन, ये 4 थे जिनमें अशोक नाम उसका मिलता है, ठीक है। भाब्रू या बैराट अभिलेख, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है,
प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का, ठीक। और कहते हैं इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इसी में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख है। बुद्ध, धम्म व संघ, इनका उल्लेख है। किसमें? भाब्रू या बैराट में। नेतुर या उदयगोलन, इसमें भी अशोक नाम मिलता है। नेतुर, उदयगोलन आबलिक गुर्जरा, इसमें अशोक नाम मिलता है, ठीक है। अब आगे कर दो मास्की, यानी 4 हो गए। मास्की, नेतुर, उदयगोलन, गुर्जरा, इनमें अशोक नाम मिलता है। एरगुडी, ठीक है। कहते हैं इसके लिखने की शैली जो है वो बुस्ट्रोफेडन है। फेडन शैली में लिखा गया है, लेखन है उल्टा, ठीक है। जैसे अन्य अभिलेखों में जो लिखने की शैली है वो है बाएं से दाएं, यानी ऐसे। यहां क्या है? उर्दू की तरह लिखा गया है, ठीक है। अब आइए स्तंभ लेखों पर। स्तंभ लेख, ठीक है। चलिए, जब हम स्तंभ लेखों की बात करते हैं तो यह स्तंभ लेख 6 विभिन्न स्थानों से, विभिन्न जगहों से मिले हैं। इनकी जो संख्या है वो है 7, यानी 7 स्तंभ लेख 6 विभिन्न जगहों से प्राप्त किए गए। पहला दिल्ली मेरठ, इसी अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठवा करके ले गया था। सॉरी, एक पहला ये। दूसरा दिल्ली टोपरा, यही 2 लेख तो लेके गए थे। कहते हैं जो दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख है सबसे पहले इसी के खोज की गई थी। किसके द्वारा? स्टीफन टेलर के द्वारा। इससे पहले ये नहीं पता था किसका है, ठीक है। और ये दोनों वही लेके गया था। इस पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं, केवल 6 लेख उत्कीर्ण हैं। और अशोक का अंतिम अभिलेख भी माना जाता है ये, ठीक। तीसरा लौरिया राज लौरिया नंदनगढ़, अशोक के तीसरा चौथा, ठीक है। ये दोनों कहां हैं? चंपारण में। चंपारण कहां है? बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रामपुरवा, 5वां रामपुरवा, ये भी बिहार के चंपारण में ही है, ये भी चंपारण में ही है। लास्ट जो है प्रयाग, प्रशस्ति की बात आती है, ठीक है। ये पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में जहांगीर से कौशाम्बी से उठा करके कहां लेके गए? इलाहाबाद में, ठीक है। तो याज इलाहाबाद में है। इस प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर और समुद्रगुप्त के भी लेख अंकित हैं। इस पे प्रयाग पे समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है प्रयाग प्रशस्ति पर। ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में वहां लेके चले गए, ठीक है। सामान्यतः इन लेखों में अशोक ने अपने शासन की ही बात की है, कैसे शासन चलता था, क्या चीज कैसे थी, शासन कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं और इसी में अपनी बातें करते हैं। जनता को कैसे संतुष्ट किया जाए, जनता के लिए क्या कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, इन सब की बात होती है, ठीक है। अब देखिए, अब लघु स्तंभ लेख, ठीक है। लघु स्तंभ लेख, इनमें देखिए पहला सांची, सांची का लघु स्तंभ लेख
दूसरा सारनाथ, तीसरा कौशाम्बी, फिर चौथा है रुमिंदेई, पांचवा है निगलीवा, ये 5 हैं, ठीक है। और इन सभी पर अशोक की राजघोषणाएं खुदी हुई हैं। जैसे यह एमपी में मिला है सांची का, कहते हैं संघ भेद रोकने का बात है, इसमें संघ भेद रोकने की बात की गई है इसमें सांची में। दूसरा ये वाराणसी में के पास है, इसमें भी वो संघ भेद रोकने की बात करता है, महामात्रों को आदेश देता है कि वो संघ भेद रोकने का आदेश अपने महामात्रों को देता है। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी में जो मिला है, कहते हैं प्रयाग के स्तंभों में, इसमें कौशाम्बी लेख में अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख है, इसीलिए इसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं, ठीक है। एक पहला है जिसमें एकमात्र किसी रानी का उल्लेख हुआ है, और इसी में अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए कौशाम्बी के बाद रुमिंदेई, यहां महात्मा बुद्ध का जन्म इत्यादि हुआ था। कहते हैं यहां पर 20वें वर्ष इसने बलि नामक कर को माफ कर दिया था, धार्मिक कर जो था बलि, इसे माफ कर दिया, ठीक। और जो राजस्व था उसे घटा करके 1/8 राजस्व कर दिया था, ठीक है। धार्मिक स्थान था, ये काम इन्होंने वहां किया, ठीक है। अब देखिए निगलीवा, यहां कहते हैं 12वें वर्ष यात्रा की, निगलीवा की यात्रा की थी 12वें वर्ष। और यहां पर भी क्या था, कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया था, यहां पर स्तूप का संवर्धन किया। गुहा लेखों से प्रश्न आते नहीं है। अब हम लोग मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, इन क्लास काफी लंबी हो रही है, इसलिए आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। प्रशासन की बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।